नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को। आशा करता हूँ सभी ठीक हो गए। आज हम भाई अपनी 7th क्लास की जो पॉलिटी है उसका 5th चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो आपके अभी सी टेट आने वाला है उसमें बहुत हेल्पफुल होगा। भाई आज हम इसमें पढ़ेंगे औरतों ने बदली दुनिया। भाई कैसे औरतों ने दुनिया बदली। पहले वाले टाइम में क्या होता था भाई, लेडीज़ को जो औरतें होती हैं उनको पढ़ने लिखने के लिए भाई स्कूलों में नहीं भेजा जाता था। नहीं, उनको भाई पढ़ने लिखने के लिए फ्री किया जाता था। उनको ये माना जाता है भाई जो भी लेडीज़ ज़्यादा पढ़े लिखेगी उसके जो हस्बैंड वो एक्सपायर हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई इसमें आप पढ़ेंगे भी कैसे कैसे लेडीज़ ने पढ़ना स्टार्ट किया और कैसे कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ये संघर्ष किया। वो तो नहीं बदली दुनिया। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घर का काम काम नहीं माना जाता था। हमने यह भी पढ़ा कि घरेलू काम और परिवारों के सदस्य की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय नहीं है। भाई आपने भी पहले वाले अध्याय में आप पढ़ चुके थे कि भी उधर क्या था, जो लेडीज़ काम करती थी ना उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। ठीक है, और जो जेंट्स काम करते थे उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता था। तो ये उसी के ऊपर है। चलो भैया अपना चैप्टर स्टार्ट करते। भारत में जो 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं, उनके कामों में पौधारोपण, खरपतवार निकलवाना, फसल कटवाना और कटाई करना शामिल है। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक ही पुरुष के बारे में सोचते हैं। नर्स के बारे में सोचते हैं तो हम लेडीज़ के बारे में सोचते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे सर्विस में आर्मी वगैरह के बारे में सोचते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जेंट्स के बारे में सोचते हैं। किसान सोचते हैं फार्मर के बारे में तो हम भी जेंट्स के बारे में। कुछ ऐसे हमारे जो पहले से रूढ़िवाद धारणा है कि हमने पहले से दिमाग में बिठा रखी कि ये काम ऐसा करेंगे, ये काम ऐसा करेंगे। जैसे आपको एक दिया हुआ है, अगर हम शिक्षक के बारे में सोचेंगे तो पुरुष 5 और महिलाएं 25। किसान के बारे में पुरुष 30, महिलाएं 0। मिल मजदूर के बारे में पुरुष 25, महिलाएं 5। नर्स के बारे में पुरुष 0, महिलाएं 30। वैज्ञानिक के बारे में पुरुष 25, महिलाएं 5। पायलट के बारे में पुरुष 27 और महिलाएं 3। ठीक है, कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं को और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह कर सकती है। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है और लड़कियों और महिलाओं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं है। तो ये हमारी एक रूढ़िवाद धारणा ही होगी। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवाद धारणाओं में विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिल पाता है। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद महिलाओं को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वह शादी को अपना जीवन का मुख्य लक्ष्य मान ले। यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबाव का सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षा के रूप में होता है तो कभी यह हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीकों से चिढ़ाने के कारण पैदा होता है। लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए, ये पढ़ेंगे भाई हम, के लिए दबाव होता है जिसमें उन्हें अधिक वेतन मिले। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और दोष दी जाती है। आपको याद होगा कि दीक्षा की पुस्तक में हमने पढ़ा था, लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता, उन्हें बोला जाता कि भाई आप अगर दूसरों के सामने रोगे तो आप कमज़ोर हों। ये काम होता है लड़कियों का। तो अब हम देखते हैं रूढ़ियों को तोड़ना। जो भाई हम एक लेडीज़ है वो कैसे कैसे एक जो लोको पायलट बनी और कैसे उसने अपनी ज़िंदगी का संघर्ष किया। रेल का इंजन आदमी चलाता है, पर झारखंड की एक गरीब आदिवासी परिवार की 29 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकड़ा ने इस धारा का रुख बदल दिया। उत्तर रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक है। लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के काम व अन्य जिम्मेदारियों में हाथ भी बांटती रही। उसने मन लगाकर और मेहनत से पढ़ाई की और स्कूल पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा अर्जित किया। फिर वह रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहली ही कोशिश में उत्तीर्ण हो गई।
लक्ष्मी कहती है मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद और जैसे ही कोई यह कहता है फला काम लड़कियों के लिए नहीं है मैं उसे करके रहती हूँ। लक्ष्मी के जीवन में ऐसा करने के अनेक अवसर आए जब वह इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी। जब उसने पायलट पॉलिटिकल में मोटरसाइकिल चलाई और जब उसने तय किया कि वह इंजन ड्राइवर बनेगी। उसका दृष्टिकोण सीधा साधा, जब तक मुझे मज़ा आ रहा है और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही और मुझे मैं अच्छे से रह पा रही हूँ और अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूँ तो मैं अपने तरीके से क्यों न जीऊँ। तो ये उन्होंने जो लोगों की पहले रूढ़िवाद धारणाएं थी कि ट्रेन वगैरह भी भाई जो जेंट्स है वो चलाते उसको तोड़ा। परिवर्तन के लिए सीखना। स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूलों में हर साल अधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं हम सोचने लगे हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हमारे लिए यह कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना बहुत ही बाहर की बात या अनुचित बात भी मानी जाती है। परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था, उनके बुजुर्ग करते। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। जैसे भाई पहले क्या होता था, जिनके पिता भाई मटका वगैरह बनाते हो वो मटका ही बनाते, जिनके पिता भाई लोहार थे लोहे का काम करते थे वो उसका काम करते थे, तो उसी प्रोफेशन में उनको डाल दिया जाता। जिनके पिता भाई फार्मर थे वो खेती करते थे अपने। उन समाजों में जहाँ लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था लड़कियों को अक्सर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हारी बुनकरी वस्त्र बुनना और हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने के तक ही सीमित है। उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्रित करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। चूँकि वे चाक नहीं चलाती थी इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। चलो भाई अब जो ये ऊपर था ये भी पढ़ लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, जेवियर अपना 10वीं बोर्ड का परीक्षा फल देकर खुश था। यद्यपि विज्ञान और गणित में उसे बहुत अधिक अंक नहीं मिले थे, लेकिन उसके पसंदीदा विषय इतिहास और भाषा में उनके अच्छे अंक आए थे। जब उसके माता पिता ने परिणाम देखा तो वे खुश नहीं हुए। हे भगवान, जेवियर गणित में तुम 65% लाए तो भौतिक शास्त्र में भी तुम्हारे अंक बहुत कम है। मुझे पता है माँ, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गणित और विज्ञान पढ़ना भी नहीं चाहता, मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूँ। तुम इतिहास में क्यों पढ़ना चाहते हो? अपने भविष्य के बारे में सोचो। तुम्हें एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, इतिहास में क्या मदद मिलेगी, इसमें कोई भविष्य नहीं है। पर मुझे गणित और विज्ञान अच्छा नहीं लगता। समझदारी से काम लो बेटे, गणित ले लो और साथ साथ कंप्यूटर भी सीख लो। कंप्यूटर सीखने से नौकरी आसानी से मिल जाएगी। ये क्या भी है, पहले से हमारी जो रूढ़िवाद धारणाएं होती हैं। क्या करते हैं लोग, पहले से ये सोचते हैं आप ये कर लो, आपके लिए ये प्रोफेशन है, लेकिन ये भूल जाते हैं भाई लड़कियों को सेम रखना चाहिए। जो काम लड़का करता है वो लड़की भी कर सकती है और जो काम लड़की कर सकती है वो लड़का भी कर सकता है। हमें अपनी जो रूढ़िवाद धारणाएं ये बदलनी पड़ेंगी। तो अब एक अध्ययन है ये भी पढ़ लेते हैं। रामाबाई 1898 से लेकर और 1922 अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई। ये पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है कि पंडिता की उपाधि कौन सी पहली महिला थी जिसे मिली, वो है रामाबाई, क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब तक यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1998 में पुणे के पास खड़गांव में एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी से चीज़ें बनाने, छापाखाना चलाने जैसे कुशलताएं भी सिखाई जाती थी, जो वर्तमान में भी लड़कियों को कम ही सिखाई जाती हैं। ऊपर बाएं हाथ की तरफ छपी तस्वीर में उनका छापखाना दिख रहा है। रामाबाई का मिशन आज भी सक्रिय है। तो ये मेन ये है वही कि पंडिता की उपाधि किसी ने मिली थी, रामाबाई को। पिछली बार भी निष्कर्ष टाइप में क्वेश्चन आया था ये। 19वीं सदी में लगभग 2000 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में कई नए विचारों के जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए।
जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुए। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया। अब एक और अब जिन्होंने स्कूल खोले या मतलब पढ़ाई स्टार्ट की, हम राज सुंदरी देवी 1890 का अनुभव पढ़ेंगे, जो 200 वर्ष पूर्वी पश्चिमी बंगाल में पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। उनकी पुस्तक, ये पूछा जाता है ये आमिर जेबन किसकी है? रामाबाई राज सुंदरी की है भाई ये आमिर जेब। आमिर जेब जो जीबोन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। राज सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय उन लोगों का विश्वास था कि यदि लड़कियां लिखती पढ़ती हैं तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती हैं और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुपा कर लिखना पढ़ना सीखा। मैं 10th सवेरे ही काम करना शुरू कर दी थी और उधर आधी रात को हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी। बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी, मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं अभागी थी, उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया, स्त्रियां पढ़ती नहीं, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी? फिर मुझे एक सपना आया, मैं चैतन्य भागवत एक संत का जीवन पढ़ रही थी। ये भाई ये रुकैया सुकायत हुसैन और लेडी लैंड का सपना भाई, इसको इस नाम से जाना जाता है। इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले ये अपना कंप्लीट कर लेते थी। बाद में दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी, मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना, विपिन मैंने अपनी चैतन्य भगवत यहाँ छोड़ी थी, जब मैं इसे मंगाऊं तुम इसे अंदर ले आना। वे पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रख दी गई, मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे छिपा दिया। उसे छिपाना भी एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी को भी वह मेरे हाथ में नहीं दिखनी चाहिए थी। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्रों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। उसमें से भी भैया पूछा, ताड़ के पत्तों पर पहले उस टाइमों में लिखा जाता था। उसमें से भी मैंने एक छिपा दिया। जब मौका मिलता मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मिलान अपने याद किए गए अक्षरों से करती। मैंने उन शब्दों का भी मिलान करने की कोशिश की जो मैं दिन भर में सुनती रहती थी। अत्यधिक जतन और कोशिश से एक लंबे समय के बाद में पढ़ना सीख सकी। अब ये लेडी लैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। रुकैया सखावत हुसैन 1880 से 1932 एक धनी परिवार में पैदा हुई थी, जिसके पास बहुत जमीन थी। यद्यपि उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, परंतु उन्हें बांग्ला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया। उस समय अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी, जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन से सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखा। आगे जाकर वे एक लेखिका बनी। 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थी, तब अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी, जिसका शीर्ष था सुल्ताना का सौपन। कहानी में सुल्ताना नाम एक स्त्री की कल्पना की गई थी, जो लेडीलैंड नाम की एक जगह पहुंचती है। लेडीलैंड ऐसा स्थान था जहां पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती और हवाई कार्य चलाती। लेडीलैंड में पुरुषों की आक्रामक बंदूकों और युद्ध के अन्य अस्त्र शस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते थे और पुरुष एक अलग थलग स्थान में भेज दिए जाते थे। सुल्ताना लेडीलैंड में अपनी बहन साराह के साथ यात्रा पर जाती थी, तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसे पता चलता है कि वह तो केवल सपना देख रही थी। जैसा कि हमने देखा, रुकैया सुकात हुसैन उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज और कारें चलाने का सपना देख रही थी, जब लड़कियों को स्कूल तक जाने की अनुमति नहीं थी। इस तरह से शिक्षा ने रुकैया का जीवन बदल दिया। रुकैया केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं थी, उनकी शिक्षा ने उन्हें सपने देखने और लिखने की
ही शक्ति नहीं दी थी, वर्णन उससे भी अधिक करने की शक्ति दी थी। 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी कार्य कर रहा है। यह पूछा जाता भाई लड़कियों को पढ़ाने का संघर्ष किन्होंने किया, रुकैया उस्ताद बेगम ने, भाई इसे लेडी लैंड के नाम से भी जाना जाता था। और 1900 इन्होंने कब और कहाँ स्कूल खोला? 1910 में कोलकाता में, वो आज भी सक्रिय है। रासुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भगवत पढ़ने का अवसर दिया। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया। रासुंदरी देवी ने अपने दिन जीवन के अनुभव को विस्तार से लिखा और ऐसे भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता था, इतना समय भी नहीं कि वे जरा बैठकर कुछ खा ही ले। रासुंदरी देवी और रुकैया हुसैन जिन्होंने लिखने पढ़ने की अनुमति नहीं थी की स्थिति में विपरीत वर्तमान समय में भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही थी। इसके बावजूद भी बहुत सी लड़कियां गरीब, शिक्षण की सुविधाएं के अभाव और भेदभाव के कारण स्कूल जाना छोड़ देती। सभी समाज और वर्गों की पृष्ठभूमि वाले बच्चों को शिक्षण की सामान्य सुविधाएं प्रदान करना, विशेषकर लड़कियों को, आज भी भारत में एक चुनौती है। भाई ज़्यादातर बहुत से ऐसे जैसे SC ST या मुस्लिम जो धर्म है उनमें क्या होता है, लड़कियों को बहुत कम स्कूल में भेजा जाता है। और जो मुस्लिम धर्म है उसमें तो बहुत ही कम, क्या होता है, पहली दूसरी कक्षा भी बड़ी मुश्किल से करवाई जाती है, उसके बाद उनको घर पे रख लिया जाता है। ठीक है। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय, आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रही हैं, लेकिन फिर भी हमें देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की जनगणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वाले के जीवन के बारे में भी विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम आदि। इस जानकारी का इस्तेमाल हम उन अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्री और पुरुषों का अनुपात। 1961 के, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़के और पुरुष 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के का 40% शिक्षित था, अर्थात वे कम से कम अपना नाम लिख सकते थे। इसकी तुलना में लड़कियां तथा स्त्रियों केवल 15% भाग शिक्षित था। 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों व लड़कियों की यह संख्या बढ़कर 82% हो गई और शिक्षित लड़कियां तथा स्त्रियों की संख्या 65%। ये फिर भी कम है। इसका आशय यह हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच में लोगों का अनुपात बढ़ गया, जो पढ़ लिख सकते हैं और जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, अब भी स्त्रियों की पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। इसके बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ है। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न वर्गों के उन लड़कों व लड़कियों का प्रतिशत दर्शाया गया जो बीच में ही विद्यालय छोड़ देते थे, अनुसूचित जाति SC ST के लिए। ठीक है, ये देख लीजिए भाई आप, पहले से 5वीं तक लड़के, भाई कितने जाते हैं, लड़कियां फिर 6ठी से 8वीं है भाई, फिर 9वीं से 10वीं है। ठीक है। संभवतः आपने ऊपर दी गई तालिका में इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी में तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। तो आप देख सकते हो अनुसूचित जनजाति की लड़कियां, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा छोड़ रही हैं भाई स्कूल, 6, 8, 24। ठीक है, ये इन्होंने बताया। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना बहुत कम है। वर्ष 2011 की जनगणना से यह भी पता चला कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदायों की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष। ये वही नया निष्कर्ष है। 2011 की जब जनगणना हुई थी तब हमें पता चला कि जो मुस्लिम समुदाय की लड़कियां हैं वो भी इनसे भी ज़्यादा जो स्कूल है वो छोड़ देती हैं। दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ने के लिए न ही उचित स्कूल है और न ही भाई उधर आने जाने की सुविधाएं अच्छी हैं। यदि विद्यालय घर के पास न हो और लाने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था
आदि की व्यवस्था न हो तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते। भाई कोई विकलांग उसको भाई चिढ़ाना या कोई भाई और किसी तरफ से चिढ़ाना। ये पूछा जाता है भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब आता है? 2014 में शुरू हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में पता करें। ये कब शुरू हुआ था भाई? 2014 में। ये भाई कुछ अब महिला आंदोलन। अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है। अनेक क्षेत्र भी हैं जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य जहाँ लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए। औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इस परिवर्तन के लिए संघर्ष किया है। इस संघर्ष को महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों से कई औरतों और कई महिलाएं संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषता इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती हैं। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभाव का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। इनकी कुछ झलकियाँ आप यहाँ देख सकते हैं। ये पहले अभियान है भेदभाव, और ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से पढ़ना। भेदभाव और हिंसा के विरुद्ध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। सन 2006 में एक नया कानून बना जिसमें घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जाए और काम की जगह पर, ये आगे पढ़ोगे आप। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक स्थानों में महिलाओं के साथ होने वाले यौन प्रताड़ना में उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्देश दिए। भाई घर में हो तो भाई 2006 में बोला था, और जो जहाँ पे वो काम करती हैं या कहीं पे फैक्ट्री वगैरह में जाती है वहाँ पे हो तो 1997 में, याद रखना। एक और उदाहरण देखें जो 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। नवविवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता है। महिला संगठनों द्वारा इस बात की कड़ी आलोचना की गई कि कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहे। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़कों पर निकली आई। उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव व जानकारियों का आदान प्रदान किया। अतः यह समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छाने लगा। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जाए। जागरूकता बढ़ाना। भाई औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। गीतों, नुक्कड़ नाटकों व जनसभाओं के माध्यम से वह अपने संदेश लोगों के बीच भाई पहुंचाते हैं। कैसे करती थी भाई वो नाटक वगैरह करके, जैसे अपने आप को भाई बेड़ियों में दिखाना, या अपने आप को भाई ऐसे फांसी पे लटका के ऐसे दिखाना भाई, या अपने आप को भाई जेल टाइप में ऐसे बंद करके दिखाना कि भाई हम कैद में हैं। ठीक है। विरोध करना। जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियाँ, प्रदर्शन आदि बहुत असरकारक तरीके हैं भाई महिलाएं आंदोलन करती हैं। बंधुता व्यक्त करना। न्याय के अन्य मुद्दे व औरतों के साथ बंधुता व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही हिस्सा। 8 मार्च, ये इंपॉर्टेंट है भाई, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दिन भर दुनिया भर की औरतें अपने संघर्ष को ताज़ा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती हैं। हर साल 14 अगस्त को बागा में बागा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ऊपर की तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुता प्रदर्शित करने हुए औरतें जलती हुई मोमबत्तियां उठा रही हैं। ठीक है। ये भाई महाराज का चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो इसके हम की पॉइंट वो पढ़ लेते हैं। रूढ़िवाद धारणाएं, ये भाई हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो पहले से लोगों के मन में धार्मिक आर्थिक जो स्थिति को लेकर चलती है। जैसे जब हम विश्वास करने लगते हैं कि किसी विशेष धार्मिक आर्थिक क्षेत्रीय समूह के लोगों की कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं या वे केवल खास प्रकार का कार्य ही कर सकते हैं, तब रूढ़िवाद धारणाओं का जन्म होता है। जैसे इस पाठ में हमने देखा कि लड़कों और लड़कियों को अलग अलग विषय लेने के लिए कहा गया, कारण उनकी रुचि न होकर उनका लड़का
लड़की होने का रूढ़िवाद धारणा में लोगों को उनकी व्यक्तिगत विशेषता के साथ देखने से रोकते हैं। भेदभाव, भाई किसी भी लिंग, जाति, स्थान आदि या पहले से जब हमारे पूर्वाग्रह हैं उसके भी आप में भेदभाव करते हैं। भेदभाव तब होता है जब हम लोगों के साथ समानता व आदर का व्यवहार नहीं करते। यह तब होता है जब व्यक्ति या संस्थाएं पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं। भेदभाव तब होता है जब हम किसी के साथ अलग व्यवहार करते हैं या भेद करते हैं। उल्लंघन, जब कोई जबरदस्ती कानून तोड़ता है या खुले रूप से किसी का अपमान करता है तब हम उसे कहते हैं कि उसका उल्लंघन हो गया। यौन उत्पीड़न, यौन प्रताड़ना, इस कार्य से औरतों की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन से जुड़ी शारीरिक या मौखिक हरकतें करने से है। जब कहीं भी लेडीज काम कर रही है किसी विद्यालय में या किसी सरकारी संस्था में या किसी फैक्ट्री में, उनके साथ भाई छेड़छाड़ नहीं करना, टच वगैरह करना इस टाइप से, या कुछ अभद्र भाषा प्रयोग करना, वो यौन प्रताड़ना में आता है। ठीक है भाई, हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल हम अपना 6th चैप्टर कवर अप करेंगे। भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।